हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रितु सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल बायोटेक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन स्पेशली इन प्रोकैरियोट्स एंड इन ई कोलाई। सो पिछली वीडियोस में हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से प्रोटीन्स यूज होते हैं अपार्ट फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज, कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं जो असिस्ट करते हैं डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने में। तो वहीं से हम स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे अपना वीडियो और स्टार्ट देखेंगे कि डीएनए एप्लीकेशन के कौन से 3 स्टेप्स होते हैं। उसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, टर्मिनेशन एंड एलोंगेशन। और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे वो स्टार्ट होता है, डीएनए एप्लीकेशन इन ई कोलाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डीएनए एप्लीकेशन इन ई कोलाई में। जानते हैं ईच एंड एवरी स्टेप के बारे में डिटेल में कि क्या है इनिशिएशन, क्या है टर्मिनेशन, क्या है इलोंगेशन, कैसे इनिशिएट होता है, कैसे इलोंगेट होता है, कैसे टर्मिनेट होता है डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस से। तो सबसे पहले ये वाली स्लाइड आप लोग को याद ही होगी। डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस था वो काफी कॉम्प्लेक्स था, मतलब उसमें डिफरेंट स्टेप्स थे, डिफरेंट एंजाइम्स, प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। तो मैंने डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस था उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दिया था। तो आज हम ये वाला प्रोसेस देखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई को। डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का के प्रोसेस स्टेप से। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स देखो तो ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो अब क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हर जगह से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर हर जगह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने लगा तो वो हैप हैजर्ड हो जाएगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो 245 बेस पेयर का होता है टोटल में। और इसमें डीएनए अनबाइंडिंग एलिमेंट होता है जो 80 रिच रीजन होता है। और इसमें 9 मर और 13 मर के सीक्वेंसेस होते हैं, रिपीट्स होते हैं। तो ये एक ब्रीफ है डीएनए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में इन ई कोलाई। तो सबसे पहला हम देखते हैं आज इनिशिएशन। तो सबसे पहला इनिशिएशन में की अगर मैं बात करूं तो इनिशिएशन में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो डीएनए होता है आपको पता ही है सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होता है। तो अगर सुपर कॉइल्ड फॉर्म को एनहांस करके देखें तो वो इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस पे इसका जो पर्टिकुलर ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आके वो प्रोटीन होता है डीएनए ए। तो डीएनए ए क्या होता है, एटीपी इज एसोसिएटेड विद डाइवर्स सेलुलर एक्टिविटीज, इसका मेंबर होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डीएनए ए जो होता है वो एटीपी बाउंड फॉर्म में एक्टिव होता है और एडीपी बाउंड फॉर्म में इनएक्टिव होता है। वेरी इजी टू वेरी इजी टू रिमेम्बर। मतलब अगर डीएनए ए के साथ एटीपी बाइंड कर जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव, और यहीं पे अगर एडीपी बाइंड कर जाएगा तो इट इज इनएक्टिव। इनएक्टिव तो क्या करता है, जैसे डीएनए ए जो होता है इसके 8-10 मोनोमर आते हैं, 8-10 मोनोमर्स आते हैं, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे इस तरीके से बाइंड कर जाते हैं। जब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मान लीजिए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये डीएनए ए है जो डीएनए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आके यहाँ बाइंड कर गया। अब ये क्या करता है, टाइट राइट हैंडेड मैनर में आके बाइंड करता है सुपर कॉइल्ड, मतलब राइट हैंडेड मैनर में, जिसकी वजह से सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस होती है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग या फिर टोपोलॉजिकल स्ट्रेस या स्ट्रेन एक ही बात होती है। तो उस स्ट्रेन को तो डीएनए कहीं रिलीज करेगा ना, ये हमने सुपर कॉइलिंग वीडियो में देखा था। तो वही अब वही बात हो गई कि यहाँ पे आके बाइंड कर गया, उसने सुपर कॉइलिंग इंड्यूस करी तो उसकी वजह से स्ट्रैंड ओपन होने लगे सुपर कॉइलिंग की वजह से। तो जो उसका डीएनए अनबाइंडिंग एलिमेंट है जो 80 रिच रीजन है वहां से वो ओपन होने लगा। उसके अलावा कुछ स्मॉल प्रोटीन्स लाइक एचयू, आईएचएफ और एफआईएस भी इसको फैसिलिटेट करते हैं। वो इस इमेज में नहीं दिखाए हैं, बट ये प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट होता है यहाँ पे, दो और प्रोटीन होते हैं एटीपीज एसोसिएटेड डाइवर्स सेलुलर एक्टिविटी फैमिली के, डीएनए सी एंड डीएनए बी। अब जो डीएनए सी, जैसे ये मेरा डीएनए सी है, ये मेरा डीएनए ए बी है, तो ये दोनों हेक्सामेरिक फॉर्म में एक दूसरे से टाइट कॉम्प्लेक्स बनाए होते हैं इन एटीपी बाउंड फॉर्म। मतलब एटीपी बाउंड रहेगा तो एक्टिव रहेंगे और एडीपी रहेगा तो इनएक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मतलब ये एटीपी बाउंड फॉर्म में डीएनए सी और डीएनए बी का। तो डीएनए सी क्या करता है, डीएनए बी को अपलोड कर देता है या लोड कर देता है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहां से स्ट्रैंड ओपन होना स्टार्ट करे। तो जैसे ही डीएनए बी लोड होता है, डीएनए बी का लोडिंग इज अ की स्टेप इन दिस इनिशिएशन प्रोसेस। तो ये डीएनए बी क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, दो रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाते हैं और वो ओपन करना स्टार्ट कर देता है स्ट्रैंड्स को। अब अब हमने ये तो देख लिया, डीएनए ए आया, उसने स्ट्रैंड इंड्यूस किया पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, स्ट्रैंड ओपन स्टार्ट हो गए। डीएनए सी ने डीएनए बी को अपलोड किया, वो दो रेप्लिकेशन फोक बनाना स्टार्ट कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन में बाइंड करता है, दोनों स्ट्रैंड बाइंड हो जाते हैं। अब ये स्ट्रैंड अनबाइंड तो हो गए, बट इसको भी स्टेप अनबाइंड ही रहना है ना, तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो उस अनबाइंडिंग को करने के लिए एक और प्रोटीन हमारे पास होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो ये जैसे ओपन है स्ट्रैंड तो यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए है वो अनबाइंडिंग फॉर्म में रहते हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं एसएसबी टेट्रामर्स की फॉर्म में आके ये बाइंड कर जाता है। सो ये पूरा इनिशिएशन का प्रोसेस होता है जो यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए थे कि डीएनए बी तो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उनको बाइंड करके स्टेबलाइज करता है। डीएनए गायरेज जो है वो टोपोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीज करता है। इसके अलावा भी दो पॉइंट और है कि ई कोलाई का डीएनए रेप्लिकेशन 37 डिग्री पे होता है और रेप्लिकेशन टाइम इज 40 मिनट वाइल जनरेशन टाइम इज 20 मिनट। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे जो हमारा डीएनए है, जैसे ये है इस तरह से, तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं ये मिथाइलेटेड होते हैं एडेनिन पे, मतलब इनका जो एडेनिन होता है N6 पोजीशन पे वो मिथाइलेटेड होता है, मतलब वो मिथाइलेटेड फॉर्म में ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर हमारा जो डीएनए है वो पूरी तरह मिथाइलेटेड नहीं है तो वो इट कांट स्टार्ट द रेप्लिकेशन। तो अगर अब पेरेंट स्ट्रैंड तो मिथाइलेटेड था, उसने सेपरेट करके दो डॉटर स्ट्रैंड बनाए। अब डॉटर स्ट्रैंड को मिथाइलेट करने के लिए हमारे पास डैम मिथाइलेज ट्रांसफर एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, ये मिथाइलेट करता है पर थोड़े टाइम बाद करेगा, इमीडिएटली तो नहीं करेगा। तो हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड्स जो बन रहे हैं, डॉटर स्ट्रैंड्स जो बन रहे हैं, वो इमीडिएटली दे आर नॉट आफ्टर एप्लीकेशन दे आर नॉट like they cannot start the new replication process because they are in the semi methylated form. So this is very important point to remember कि fully methylated रहेंगे can start the DNA replication और heavy methylated और semi methylated रहेंगे they cannot start the replication. So this is very important point to remember here. सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना इलोंगेशन का प्रोसेस। और इलोंगेशन के प्रोसेस को देखने से पहले मैं यहाँ पे फिर से हाईलाइट करना चाहूंगी रेप्लिकेशन फॉर्क को। अब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, हमारे दो स्ट्रैंड थे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, वहां पे डिफरेंट प्रोटीन्स आके बाइंड कर गए। तो अब जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कंटिन्यूअस स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है, इसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। बट जो अब दूसरा स्ट्रैंड तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, तो कैसे सिंथेसिस होगी, तो उसको क्या कर वो करता वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, लेकिन छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में सिंथेसिस करता है। ठीक है, छोटे छोटे जिसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, मतलब इस टाइप से
बहुत सारे स्ट्रैंड्स बना लेता है और बाद में इन स्ट्रैंड्स को जोड़ दिया जाता है डीएनए लाइगेज और अदर एंजाइम्स के द्वारा। तो ये हम बाद में देखेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा इलॉन्गेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि एक तो स्ट्रैंड होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है जो कंटिन्यूअस होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के प्रोसेस को इलॉन्गेशन बोलते हैं। इसको हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो इलॉन्गेशन में क्या होता है, सबसे पहले इलॉन्गेशन का एक और मेजर पॉइंट होता है कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होती है, बट लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को एक छोटा सा आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। मतलब पहला सा कुछ ऐसा सिंथेसिस होना चाहिए या आरएनए प्राइमर होना चाहिए, ऐसा छोटा सा जो रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन पे या ओराई सी पे, जहां से वो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो फर्दर डीएनटीपीस को ऐड कर सके। तो उसके लिए भी हमारे पास एक एंजाइम है जिसे बोलते हैं डीएनए जी या प्राइमेज ग्रुप का। तो डीएनए जी या प्राइमेज बोलते हैं जिसे। तो क्या होता है कि जैसे ये ओपन हो गया, हमारा स्ट्रैंड हो गया, डीएनए बी यहाँ पे आके बाइंड हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड से बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ के बाइंड हो गया, तो हमारा जो प्राइमेज फैमिली के प्रोटीन्स होते हैं इंक्लूडिंग डीएनए जी, वो आके बाइंड कर गए, वो प्राइमोसोम बनाते हैं। मतलब प्राइम बी, प्राइम सी, इस तरह से प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए जी भी उसमें इंक्लूड होता है। तो ये क्या करता है, ये छोटा सा आरएनए प्राइमर यहाँ पे की सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है लीडिंग स्ट्रैंड पे। ठीक है, तो ये इसी तो अब इसने सिंथेसिस स्टार्ट कर दी, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फिर उस पे आके डीएनटीपी ऐड करने लगता है। मतलब जैसे ये डीएनए जी ने उसको और प्राइमोसोम ने यहाँ पे बाइंड हुआ, उसने आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस स्टार्ट कर दी। फॉर लेट सपोज दिस इज आरएनए प्राइमर। तो अब ये सिंथेसिस स्टार्ट हो गया और ये लीडिंग स्ट्रैंड पे जाके लग गया यहाँ पे। तो अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ये डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये यहाँ पे ATGC या GC-AT इस तरह से डीएनटीपी स्टार्ट ऐड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं इलॉन्गेशन का प्रोसेस। तो यही मेन होता है इलॉन्गेशन के प्रोसेस में, प्राइमर्स का सिंथेसिस फ्रॉम प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स और बोल सकते हैं डीएनए जी के द्वारा। और डीएनए जी जो होता है वो डीएनए बी के साथ भी इंटरेक्ट करता है ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में भी सिंथेसिस स्टार्ट कर सके प्राइमर्स की, और फिर फर्दर डीएनए पॉलीमरेज 3 आके उस पर डीएनटीपी ऐड करने लगता है एटीजीसी के फॉर्म में। फिर फिर और भी है लॉन्गेशन प्रोसेस। तो लॉन्गेशन में क्या होता है, अब लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस तो सीधी सीधी है भाई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुआ, प्राइमेज बना, प्राइमेज इस तरह से मतलब बना छोटा सा ऐसे बना, और वहां पे डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने एटीजीसी लगाना स्टार्ट कर दिए। बट अब प्रॉब्लम तो लैगिंग स्ट्रैंड की है। लैगिंग स्ट्रैंड की क्या प्रॉब्लम है, डिफरेंट छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं हमारे। तो अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट की लेंथ भी 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड होती है। तो उसमें क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज को एसोसिएट होना पड़ता है लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब लैगिंग स्ट्रैंड से, फिर डिसोशिएट होना पड़ता है ताकि वो दूसरे ओकाजाकी फ्रेगमेंट का सिंथेसिस स्टार्ट कर सके। तो ये प्रोसेस जो होता है ना, जितना इजी दिख रहा है उतना इजी होता नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस का। तो इसमें क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है एक सेट यूज करता है लीडिंग स्ट्रैंड की, अपना जो कोर सब यूनिट होता है उसकी सिंथेसिस के लिए लीडिंग स्ट्रैंड की, और अदर सेट यूज करता है, यहाँ आप देख सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज के दो सेट, ये और एक तो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर रहा है, एक लैगिंग स्ट्रैंड, ये देखिए स्मॉल स्मॉल ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की, ये देखिए कंप्लीटेड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये स्मॉल स्मॉल सिंथेसिस कर रहा है। तो वो दो सब यूनिट यूज करता है अपने कोर कैटालिटिक यूनिट की, क्योंकि भाई अब दोनों स्ट्रैंड पे बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस होती है, मतलब दोनों डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है, साइमल्टेनियसली होती है, और सिंथेसिस भी सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है। सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब एक स्ट्रैंड लीडिंग होता है, एक लैगिंग होता है। लीडिंग मतलब
उसकी सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होते, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में नहीं होती। बट ओकाजाकी फ्रेगमेंट स्मॉल स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड की। तो इसी को बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो खुद ही, मतलब हमारी जो मशीनरी होती है ना, वो खुद ही इतनी ज्यादा बोल सकते स्टैंडर्डाइज होती है। उसको पता है कि हाँ ये स्ट्रैंड से लीडिंग है, ये लैगिंग है, तो मुझे 2 बार 2 यूनिट रखनी पड़ेगी, 2 सब यूनिट, ताकि एक तो लीडिंग की करे सिंथेसिस और एक लैगिंग की करे। और लैगिंग पे भी क्या होता है, जैसे डीएनए, मान लीजिए लैगिंग स्ट्रैंड है, तो डीएनए पॉलीमरेज आया, एसोसिएट हुआ, उसने थोड़ा मतलब 1000 2000 न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनाया, फिर डिसोशिएट हो गया, फिर जाके दूसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट स्टार्ट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज सेमी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। और इसी तरह से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद करने के हैं। एक तो डीएनए सिंथेसिस बाई डायरेक्शनल होती है और सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है। और एक और पॉइंट हो गया कि डीएनए पॉलीमरेज 2 कैटालिटिक कोर सब यूनिट रखता है, एक फॉर लीडिंग स्ट्रैंड, वन फॉर लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं डीएनए इलोंगेशन के बारे में जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी। तो डीएनए इलोंगेशन के बारे में क्या होता है, डीएनए बीज होता है, डीएनए, अच्छा जैसे डीएनए बीज होता है वो हमने देखा कि वो स्ट्रैंड सेपरेशन में हेल्प करता है, उसे हेलिकेज बोलते हैं। तो डीएनए बीज होता है वो डीएनए पॉलीमरेज, जैसे मान लीजिए ये डीएनए पॉल है, डीएनए पॉल थर्ड, और ये डीएनए बी है, तो डीएनए बी उसके आगे आगे चलता है ताकि वो स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर सके। तो स्ट्रैंड जैसे इस तरह से स्ट्रैंड है, तो डीएनए बी मतलब आगे आगे चलेगा ताकि वो स्ट्रैंड को सेपरेट कर सके। और डीएनए जी जो है वो डीएनए बी के साथ एसोसिएट हो जाता है ताकि वो आरएनए प्राइमर्स की सिंथेसिस कर सके, क्योंकि भाई ओकाजाकी पे लीडिंग पे तो उसने एक बार बना दिया, वो चलता रहा, ओकाजाकी पे तो हर बार चाहिए होगा, तो वो इस तरीके से करता है। तो ये जो उसकी जो बीटा स्लाइडिंग कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए पॉलीमरेज का, जो हमने वो वाला वीडियो देखा था जिसमें डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा था डिटेल में, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगी। तो बीटा स्लाइडिंग कॉम्प्लेक्स, बीटा स्लाइडिंग क्लैम्प जो होता है वो हेल्प करता है उसको स्लाइड करने में, मतलब वो भी आगे 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 धीरे धीरे बढ़ता रहे। So this is the complex process of elongation of DNA replication in E. coli की lagging strand है, leading strand है, semi discontinuous है, और बाई डायरेक्शनल है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे और डीएनए पॉलीमरेज एसोसिएट होगा, फिर डिसोसिएट होगा, फिर दोबारा एसोसिएट होगा टू फॉर्म द न्यू ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। सो अब देखते हैं कि जो हमारा ओकाजाकी फ्रेगमेंट बना, मतलब ओकाजाकी फ्रेगमेंट हम बोल रहे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए ओकाजाकी, लीडिंग स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस हो गया, ओकाजाकी ऐसे ऐसे बने हैं, तो वो मतलब और दूसरा बात ये है कि प्राइमर्स बने हमारे लीडिंग के लिए भी और डिफरेंट ओकाजाकी के लिए। तो प्राइमर्स को कैसे रिमूव करना है, पर उन प्राइमर्स को तो इंक्लूड नहीं कर सकते वरना वो एक अलग ही तरह का सीक्वेंस फॉर्म कर देगा। तो जो हमारा 5 यहाँ पे रोल होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 का, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 की जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी होती है वो रिमूव करती है प्राइमर्स को। तो वो जब ये सिंथेसिस हो जाती है तो डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है, और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3, और उसने जो है वो रिमूव कर दिए प्राइमर्स को रिमूव करने से गैप रह जाता है, गैप। तो यहाँ पे और प्राइमर्स को रिमूव कर देता है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट से भी, लीडिंग स्ट्रैंड से भी। तो अब यहाँ पे हमारा मेन वो आता है, क्या बोलते हैं, मेन वो आता है कि एंजाइम डीएनए लाइगेज जिसे हम बोलते हैं, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज जो होता है वो क्या बोलते हैं, टुगेदर ज्वाइंस करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट को। ओकाजाकी फ्रेगमेंट का प्राइमर रिमूव हो गया, गैप रह गया, भाई उनको ज्वाइन भी तो करेगा कोई, तो वो क्या करता है, वो कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड कर सकता क्योंकि फिर तो वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। वो सिर्फ इस तरह से जो रह जाता है उसको ज्वाइन करता है विदाउट एडिंग एनी न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द
DNA ligase, and this is the key point to remember. DNA ligase don't add any nucleotide, but it fills the gap, only, and it joins together the Okazaki fragments. और इसकी रिएक्शन जो वो तीन प्लेसेस में, तीन पार्ट्स में होती है. एक तो एडिनाइलेशन होता है, जो जो जैसे मान लीजिए ये एक्टिव साइट है डीएनए लाइगेज की, यहाँ पे लाइसिन रेसिड्यूज है, इसका एडिनाइलेशन हो गया. एडिनाइलेशन हो गया तो ट्रांसफर ऑफ एएमपी टू 5 प्राइम फॉस्फेट. तो जो 5 प्राइम फॉस्फेट जो रह गया है, मतलब मान के चलिए ये एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ये एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, तो डीएनए लाइगेज यहाँ आके बाइंड किया, इसका ये एडिनाइलेशन हो गया. एडिनाइलेशन से क्या होगा फिर कि एएमपी जो 5 प्राइम मतलब जो लटक रहा है, मतलब ऑलरेडी 5 प्राइम यहाँ पे, तो वहां पे एंड पे ट्रांसफर ऑफ एएमपी टू 5 प्राइम फॉस्फेट, यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट का ट्रांसफर होगा, और इसकी वजह से 3 प्राइम और 5 प्राइम में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इसी प्रोसेस की वजह से वो जॉइंट्स हो जाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट विदाउट एडिंग द न्यूक्लियोटाइड. सो दिस इज द की स्टेप और पॉइंट टू रिमेंबर कि वो कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करता, और ये उसकी स्पेशलिटी होती है डीएनए लाइगेज का. डीएनए लाइगेज का बहुत बड़ा रोल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे. अब आता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब इनिशिएशन हो गया, प्राइमर्स रिमूव, एलोंगेशन हो गया, प्राइमर्स रिमूव हो गए, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन कर दिया. टर्मिनेट करने का, तो टर्मिनेट करने के लिए क्या होता है कि जैसे दो रेप्लिकेशन फोर्क्स होते हैं, हमें पता है कि मतलब बाई डायरेक्शनल फोटोसिंथेसिस होती है, दो रेप्लिकेशन फोर्क्स होते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरियल जीनोम्स में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, जिसे टर सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंसेस भी बोलते हैं. ठीक है, टर्मिनेटर. तो या इन सीक्वेंसेस पे आके प्रोटीन बाइंड करता है, जिसे टर्मिनस यूटिलाइजेशन प्रोटीन भी बोलते हैं, और टस सब्सटेंस बोलते हैं, टस सब्सटेंस और टस प्रोटीन. तो ये टस प्रोटीन जो होते हैं इन सीक्वेंसेस के आके बाइंड करता है. ठीक है, इन सीक्वेंसेस पे आके बाइंड करता है. तो इसकी भी स्पेशलिटी होती है. ये क्या करता है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट ब्लॉक करता है इन वन डायरेक्शन, और वाइल इन वन डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो वो उसको पास होने देगा, तो उसे ब्लॉक नहीं करेगा. लेकिन अगर अदर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे ब्लॉक कर देगा. तो इस तरीके से टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन होता है टस प्रोटीन के थ्रू इन द टर्मिनेशन सीक्वेंसेस, और वो एक डायरेक्शन में ब्लॉक करते हैं रेप्लिकेशन फोर्क का मूवमेंट, और दूसरे डायरेक्शन में वाइल उसको पास होने देते हैं. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेप्लिकेशन फोर्क का टस्टर सीक्वेंसेस है, तो वो रेप्लिकेशन फोर्क पास हो गया, बट यहाँ पे उसने ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे उसने ब्लॉक कर दिया कि अब नहीं पास हो सकता, अब सिंथेसिस को स्टॉप करना पड़ेगा. तो आज के की टेक अवेज देख लेते हैं. सबसे पहले हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब इकोलाई ऑफ ओरिजिन को भी आज हमने फिर से देखा. ठीक है, फिर उसके बाद कैसे डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हुआ, उसमें डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, और ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स इन्वॉल्व थे. फिर इलोंगेशन में आए, तो हमारा सबसे पहले डीएनए जी और प्राइमेज, जिसे बोल सकते हैं प्राइमेज कॉम्प्लेक्स, उसने क्या बोलते हैं प्राइमर सिंथेसिस किया. फिर डीएनए पॉलीमरेज ने आके न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने आके न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए. न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए तो फिर उसके बाद हमारा डीएनए पॉलीमरेज आ गया, डीएनए पॉलीमरेज आ गया. फिर से उसने क्या बोलते हैं प्राइमर्स को रिमूव किया. दूसरा डीएनए पॉलीमरेज ने, डीएनए लाइगेज ने प्राइमर्स को क्या बोलते हैं, प्राइमर्स बोल रही हूँ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेट कर दिया विदाउट एडिंग एनी फर्दर न्यूक्लियोटाइड. हाँ, सो दिस इज द स्पेशलिटी उसकी. ठीक है, फिर ओकाजाकी लाइगेट हो गया तो टर्मिनेट करने के लिए टस्टर कॉम्प्लेक्स आ गया, और उसकी वजह से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो टर्मिनेट हो गया. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई, की कैसे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, कैसे मल्टीपल सीक्वेंसेस, आप देख सकते हैं मल्टीपल सीक्वेंसेस हुए उसमें. डीएनए ए से स्टार्ट हुआ, बी आया, सी ने बी को अपलोड किया, स्ट्रैंड्स ओपन हुए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आया, उसने स्टेबलाइज किया, प्राइमोसोम और डीएनए जी आया, प्राइमर सिंथेसिस किया, पॉलीमरेज आया.
पॉलीमरेज 3 आया, उसने न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, फिर अनदर पॉलीमरेज आया जिसने प्राइमर्स को रिमूव किया, फिर डीएनए लाइगेज आया जिसने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेट किया विद द डिनाइलेशन प्रोसेस। सो एंड फिर टस्टर कॉम्प्लेक्स आया जिसने रेप्लिकेशन 4 को टर्मिनेट किया और रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस था उसे टर्मिनेट किया। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन 3 पार्ट्स, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको सारी बातें, सारा जो प्रोसेस है वो डिटेल में समझ में आया हो, तो डिटेल में समझ में आया हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट, वो उसके भी 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, लॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, बट थोड़ा डिफरेंस होता है। तो कैसे डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिफरेंट होता है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and stay tuned for upcoming videos on this channel, on this channel, Biotech Gyan.